तुम्हें शुरुआत का ये मजनू भाई की पेंटिंग वाला ईस्टर एग तो याद होगा, ये फिर क्लाइमैक्स का ये जवान वाला। लेकिन क्या तुमको पता है कि ऐसे ही कई क्लासिक फिल्मों के बहुत सारे ईस्टर एग भूल भुलैया 3 में डाले गए। यही नहीं बल्कि पार्ट 1 को ट्रिब्यूट देते हुए भी डायरेक्टर ने कई सारे सीन पार्ट 3 में चेपे हैं। और ये तो तुमने बिल्कुल नोटिस नहीं किया होगा कि देवेंद्र नाथ ही असली भूत है, इसके भी हिंट हमें क्लाइमैक्स के पहले ही दे दिए गए थे। वैसे क्लाइमैक्स से मुझे याद आया, भूल भुलैया 3 का क्लाइमैक्स बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा था। लोग इसे इलॉजिकल बोल के डायरेक्टर का मजाक उड़ा रहे थे, जिसमें से एक मैं भी था। तो आज उस क्लाइमैक्स में थोड़ा सा चेंज करके कैसे डायरेक्टर अनीस बाज भी उसे पार्ट 1 के लेवल का बना सकते थे, ये भी जानेंगे। सो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर हिडन डिटेल्स सीरीज। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैं भूल भुलैया 3 पे कभी हिडन डिटेल वीडियो नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि इसमें ऐसा कुछ खास नहीं मिलेगा। लेकिन तुम में से बहुत लोगों के कमेंट आए थे, तो मैंने सोचा चलो एक ट्राई मार ही लेते हैं। सो हेयर वी आर। डिटेल नंबर 1, जिस तबेले में प्रेजेंट में मीरा और उसका परिवार रहता है, उसी तबेले में पहले ये जल्लाद रहा करता था, जिसे देवेंद्र नाथ ने जलाया था। शायद तुमने ये नोटिस नहीं किया होगा कि राजा के साले से मिलते वक्त पीछे रूहान का छोटा पार्टनर टिल्लू लाइट स्विच ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे स्विच मिलता ही नहीं। अब इस सीन में इस बच्चे के शहजादा बोलने पे रूहान बोलता है कुछ भी बोल, पर शहजादा मत बोल। एक्चुअली में वो कार्तिक की पिछली सुपर डिजास्टर फिल्म शहजादा का ही हिंट था। अच्छा, मैंने तुम्हें शुरुआत में बोला था कि देवेंद्र नाथ ही असली भूत है। इसके हिंट हमें क्लाइमैक्स से पहले ही दिए गए थे। तो पहला हिंट था ये, जहाँ देवेंद्र नाथ की पेंटिंग में आग लगाई गई थी। अब भले ही ये आग इन तीनों ने लगाई थी, लेकिन ये क्लियर हिंट था कि जलकर मरने वाली मंजुलिका नहीं बल्कि देवेंद्र नाथ था। और वैसा ही एक हिंट मामा के कपड़े दिखाते वक्त भी मिला था, जहाँ देवेंद्र नाथ अपने कपड़े देने से मना कर देता है। आई मीन कि जब वो लोग कपड़े देख रहे होते हैं तो मामा की गर्दन पकड़ लेता है, और ये देवेंद्र नाथ ही है। ये बताने के लिए मामा को एक स्पेशल डायलॉग भी दिया गया था। तुम्हारा शादी में तुम देवेंद्र नाथ का शेरवानी पहनेगा, हम मोरैया का। मूवी के स्टार्टिंग में इस जगह पे रूहान जो पेंटिंग ले जाता है, वो वेलकम मूवी के मजनू भाई की पेंटिंग थी, जो एक्चुअली में अनीस बाज़नी की कल्ट क्लासिक फिल्म है। वहीं पे लास्ट में छोटा पंडित जवान बन के आता है। अब इन दोनों फिल्मों के ईस्टर एग शायद तुमने नोटिस किए होंगे, लेकिन ऐसे ही कई और फिल्मों के नाम और ईस्टर एग मूवी में डाले गए हैं। जैसे कि मेरा फेवरेट है ये कौवे की बिरयानी वाला सीन, जो विजयराज की एक पुरानी फिल्म 2004 में आई रन मूवी का ईस्टर एग था। अब ये फिल्म भले ही अभिषेक बच्चन के लिए अनलकी थी, क्योंकि क्रिटिक और बॉक्स ऑफिस दोनों ने उन्हें पेला था, लेकिन इसमें कौवा बिरयानी वाले सीन ने विजयराज को काफी फेमस किया था। और उसके बाद ऐसे भी राठौड़, इंसेप्शन, घोस्टबस्टर और कार्तिक को खिलाड़ी कुमार कहना, ये सभी फेमस फिल्मों की या फिर उनके कैरेक्टर्स के नाम थे। वैसे ये खिलाड़ी कुमार कहना ट्रिब्यूट था कि रिप्लेस करने की वार्निंग। खैर लास्ट में ये माधुरी कहना भी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के रॉकेट का डायलॉग है, जिसे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के हिंदी डब्ड वर्जन में रॉकेट को दिया गया था। लेकिन लॉजिकली यहाँ पर भी ये सूट तो कर रहा है। अब देखो, नॉर्मली जब मैं हिडन डिटेल्स को ढूंढ रहा होता हूँ तो मिस्टेक को अवॉइड करने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ मिस्टेक बहुत ही सिंपल होती है और फनी भी, और सोचने पे मजबूर करती है कि ये वाकई में मेकर्स से मिस्टेक हुई है या फिर वो ऑडियंस को सीरियस नहीं लेना चाहते। जैसे कि मीरा ने रूहान की सेल्फी ली अलग थी, जिसमें वो स्माइल कर रहा है, लेकिन फोन जब रूहान देखता है तो वो अलग बन जाती है, जिसमें वो अच्छे से पोज दे रहा है। कर मिस्टेक को छोड़ो, हम नेक्स्ट डिटेल पे चलते हैं। रूहान को जो सपना आता है, वैसे तो उसे बहुत सारे सपने आते हैं, लेकिन ये वाला सपना जहाँ वो इन दोनों को कमरे में मंजुलिका बना हुआ देखता है, शायद तुमने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन वो एक्चुअली में इसीलिए आता है क्योंकि वो और मीरा उसकी बातें कर रहे होती है। और अगर तुम ध्यान दोगे तो मीरा के उस बातचीत के बाद रूहान कंफ्यूज हो जाता है कि असली मंजुलिका कौन है। और सपने में देखो, इन दोनों के डायलॉग्स भी वही है। यही सोच रहा है ना कि हम दोनों में से मंजुलिका कौन है। अब देखो, ये इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि रियल लाइफ में भी अक्सर यही होता है, जहाँ दिन भर हम जो बोलते हैं या फिर करते हैं उसी के सपने हमें रात को आते हैं।
महल में आने के बाद से ही मलिका अजीब बर्ताव करती है। मंजुलिका के हथियार देखना, उसके चाकू से सही निशाना लगाना, पंडितान के भूत का पर्दाफाश करना और मंजुलिका की एक्टिंग करना, वो भी इतनी रियल। और हाँ, अगर तुमने ध्यान दिया है तो ये सब देवेंद्रनाथ की आत्मा के बाहर आने से पहले हुआ था, यानी कि इसमें राजकुमार का कोई हाथ नहीं था। ये सब कुछ मलिका खुद ही कर रही थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये सारे सीन्स लॉजिकल है और बस सस्पेंस को बढ़ाने के लिए स्टोरी में फिट ना होते हुए भी डायरेक्टर ने डाले हैं? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल इसका एक्सप्लेनेशन लास्ट में दिया गया है, जहां मलिका बताती है कि उसे बचपन से ही इस महल के विजन आते थे, यानी कि उसका पिछला जन्म उसे याद आ रहा था और जब वो इस महल में आई तभी से उसकी मंजुलिका वाली मेमोरीज और स्ट्रॉन्ग होती गई। यानी कि जैसे वो इस महल में मंजुलिका की चीजें देखती थी या फिर उससे जुड़ी जगहों को देखती थी तो उसे अपने पिछले जन्म की चीजें याद आने लगती थी। अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो इस सीन को देखो, जहाँ पर पंडितान को पकड़ने के बाद भी मंजुलिका अजीब तरह से उस कमरे को देख रही है और वो कमरा मंजुलिका का है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी में जो कुछ भी दिखाया गया है वो स्टोरी में फिट बैठता है। देखो यार, मलिका के या फिर मंदिरा देवी के ऐसे कई सीन है जो कि अनकन्वेंशनल है और क्लाइमैक्स को इलॉजिकल बनाने में हेल्प करती है। खैर, उन पर हम डिटेल में आगे बात करने वाले हैं। फिलहाल नेक्स्ट डिटेल पे आते हैं। अगर तुम नोटिस करोगे तो इनका तबेला कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है। साला इतने तो अपने यहाँ पे घर भी नहीं होते। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी हमें शुरुआत में ही दिया जाता है, जहाँ पर मामा रूहान को बताता है कि राजा के समय में इनके पास हजारों गाय भैंसे थी, जिनको ध्यान में रखते हुए इस तबेले को बनाया गया था। वैसे यार, तुम्हें बताना भूल गए कि अगर मेरे आवाज में कोई दिक्कत महसूस हो तो इस बार सह लेना, क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा खराब है। खैर, हमने ये तो जान लिया कि बहुत सी आइकॉनिक मूवीज के ईस्टर एग भूल भुलैया 3 में दिए गए हैं, लेकिन पार्ट 1 के भी ईस्टर एग या फिर पार्ट 1 को ट्रिब्यूट या फिर जो कुछ भी तुम्हें कहना है कह लो, लेकिन ऐसे बहुत सारे सीन भूल भुलैया पार्ट 3 में भरे पड़े हैं जो कि पार्ट 1 से लिए गए हैं। कुछ आइकॉनिक सीन तो तुमने भी शायद नोटिस किए होंगे, जैसे कि मलिका का मंजुलिका की तरह इस सिंहासन उठाना, लेकिन जिनको तुमने नोटिस नहीं किया उनके लिए मैं हूं ना। सबसे पहले तो ये छोटा सा शॉट जहां मलिका रूहान को छुपकर खिड़की से देख रही होती है, पार्ट 1 के इस सीन से चेपा गया है, जहां मंजुलिका डांस से पहले अपने प्रेमी को देखने आती है। ये मंजुलिका और रूहान के बीच में पर्दा है वाला जो सीन है वो पार्ट 1 के इस सीन से लिया गया था, जहां डॉक्टर आदित्य मंजुलिका को दुर्गाष्टमी तक रोकने के लिए दरवाजे के बाहर से उसे मैनिपुलेट करता है। खैर, उसके बाद छोटे पंडित का मंजुलिका को देख के उल्टी दिशा में भागना इस सीन से और मीरा के अंदर देवेंद्रनाथ जाने के बाद उसे ठीक करने के लिए रूहान का चिल्लाना पार्ट 1 की इस सीन से लिया गया है, जहां सिद्धार्थ अवनी को होश में लाने के लिए जोर से चिल्लाता है। यही नहीं, अगर ढूंढने जाओगे तो और भी कई सारे छोटे मोटे सीन दिखाई देंगे। और अगर सच कहूँ तो मैं डीप में गया भी हूँ मेरी इस वीडियो में, इसलिए अगर तुम डिटेल में जानने में इंटरेस्टेड हो कि पार्ट 3 का कौन सा सीन पार्ट 1 के कौन से सीन से कॉपी किया गया है तो मेरी ये वाली वीडियो देख लेना। वैसे पूरी फिल्म में पोला सिंह कुर्सी में बैठा होता है, वो उठ भी नहीं पाता क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा उम्र हो गई थी, लेकिन मौत के डर से सीधे छलांग मार के ऊपर चढ़ जाता है। अब वैसे तो ये ज्यादा ही हो गया था और बहुत ही लॉजिकल है, लेकिन डिटेल ये है कि लास्ट के सीन में भी इन्होंने वापिस पोला सिंह को खड़ा ही दिखाया है, जो चीजों को थोड़ा सा लॉजिकल बनाता है कि भाई ये शॉक की वजह से इतने ऊपर चला गया था और उसके बाद इसकी चलने की ताकत वापिस आ गई। वहीं पर इधर चुटिया यानी कि छोटा पंडित बैठा हुआ है और इन दोनों की बदली हुई पोजीशन हमें एक्सप्लेन करती है कि जो कुछ भी इन्होंने क्लाइमैक्स में किया था वो बस मंजुलिका के डर के फ्लो में हो गया था। लेकिन अगर इलॉजिकल सीन की बात चली है तो लास्ट में देवेंद्रनाथ का मीरा के अंदर जाना एकदम कहानी से अलग लगता है। ऐसा लगता है ये बस पार्ट 1 के इस सीन को रिक्रिएट करने के लिए ही किया गया है, जहां मंजुलिका से अवनी को बाहर लाने के लिए सिद्धार्थ जोर से चिल्लाता है, जिसकी बात हमने अभी की है। लेकिन ऐसा नहीं है, हाँ वो रिक्रिएट करना भी कारण होता है, पर इसका स्टोरी से भी गहरा कनेक्शन है। अगर तुम शुरुआत से नोटिस करोगे तो पता चलेगा कि देवेंद्रनाथ ने रूहान को सिर्फ मंदिरा के खिलाफ ही भड़काया था, वही मीरा को सिर्फ मलिका के खिलाफ। अब भले ही इस सीन में मीरा की बातों से रूहान कंफ्यूजन में था कि दोनों में से मंजुलिका कौन है, लेकिन उसका शक शुरुआत से मंदिरा देवी पे ही था। इसलिए देवेंद्रनाथ मीरा के अंदर जाता है और उसे बिना जलाए ही बाहर आता है।
ताकि वो रूहान को बता सके कि वो मंदिरा के साथ थी और उसका शक यकीन में बदल सके और वो राजकुमार देवेंद्रनाथ के प्लान के हिसाब से जाके मंदिरा को जला दे। लेकिन रूहान की मंदिरा को जलाने से पहले ही पेंटिंग का रिजल्ट आ जाता है और मजबूरी में देवेंद्रनाथ को प्लान बदल के मलिका के अंदर घुसना पड़ता है। अब भले ही भूल भुलैया 3 एक बॉक्स ऑफिस सक्सेस है, लेकिन ये बात सभी मानेंगे कि इसकी स्टोरी ठीक नहीं थी। खास करके ये लोग रूहान का कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छे से नहीं कर पाए। सीधी भाषा में कहूँ तो उसकी एंट्री और वो जो करता है दोनों को इतने अच्छे से नहीं दिखाया गया था। मतलब उसके जो लोगों को ठगने का काम है उसे ठीक से प्रेजेंट नहीं किया गया है, स्पेशली कंपेयर टू डॉक्टर आदित्य। अब क्योंकि इसमें बहुत से सीन पार्ट वन से लिए गए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो रूहान को भी वहाँ से इंस्पिरेशन लेके बना सकते थे। बस इन्हें स्टोरी में थोड़े से चेंजेस करने होते। और मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं डॉक्टर आदित्य के कैरेक्टर को पूरा कॉपी पेस्ट करके एक नया डॉक्टर आदित्य रूहान नाम से बनाने को नहीं कह रहा हूँ। मैं बस बात कर रहा हूँ उसके इंटेलिजेंस की कि वो किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करता है। उसका इंस्पिरेशन लेकर तुम रूहान का कैरेक्टर बना सकते थे। एग्जाम्पल दूं तो रूहान सिर्फ एक पिचकारी से भूत भगाता है जो कि देखने वालों को कन्विंसिंग नहीं लगता। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि इसकी वजह से हमारे मन में रूहान की वो इज्जत बन ही नहीं पाती जो फ्रॉड लेकिन स्मार्ट कैरेक्टर को लेकर होती है। एग्जाम्पल के लिए लकी भास्कर या फिर हर्षद मेहता ऐसे कैरेक्टर स्कैमर होकर भी हमें उनके दिमाग की वजह से अच्छे लगते हैं। और मान लो कि तुम्हारा कॉमेडी के बिना हो नहीं सकता और तुम्हें इस कैरेक्टर के साथ ह्यूमर भी जोड़ना है तो तुम जैक स्पैरो को ले सकते हो जो स्मार्ट स्कैमर भी है लेकिन उसके साथ उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत तगड़ा है। चलो एग्जाम्पल तो बहुत हो गए, लेकिन ऐसा करने के लिए डायरेक्टर को एग्जैक्ट कौन से चेंजेस करने पड़ते चलो उसे समझने की कोशिश करते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेकर्स को शुरुआत में जो 2 केस रूहान सॉल्व करता है उसे कॉमेडी के चक्कर में क्रिंज बनाने की जगह कुछ इस तरह से दिखाना चाहिए था कि देखने वाले को लगे कि रूहान वाकई में भूत भगा सकता है। अब ऐसा दिखाना बहुत ही सिंपल था कि हमें बिहाइंड में जो टिल्लू करता है या फिर रूहान की क्लाइंट की बिहाइंड मीटिंग अभी नहीं दिखानी चाहिए थी। और वहीं पे भूत भगाने के लिए रूहान के पास बस एक पिचकारी ना होकर उसे एक पूरा सेटअप दिया जाता जिसमें वो प्रॉपरली भूत भगाते हुए दिखता और वो देखने में लॉजिकल भी होता। यानी कि उसे स्टार्टिंग में सीरियस घोस्ट बस्टर दिखाना चाहिए था। हालांकि वो होता फ्रॉड ही, लेकिन ये सब हमें शुरुआत में पता ना चल के इस सीन के वक्त रिवील किया जाता। और उसे भी ऐसे रिवील नहीं करते कि मीरा ने उसकी पोल खोल दी, बल्कि इस तरह से दिखाया जाता कि रूहान पहले ही पहचान गया था कि मीरा भूत नहीं है। और उल्टा रूहान ने मीरा को ऑलमोस्ट ये यकीन दिला दिया होता कि वाकई में रियल के भूत होते हैं और रूहान भूतों को भगाता है। लेकिन जब आखिरी कोशिश के तौर पर मीरा उसे 1 करोड़ ऑफर करती तो वो मान जाता। और फिर ट्रेन में आते हुए हमें वो बिहाइंड द सीन दिखाए जाते जहाँ रूहान हमें बताता कि कैसे वो अपने दिमाग से नकली भूत बना के लोगों को मुसीबत से बचाता है। इससे क्या होता कि पहले तो ये लोग 1 करोड़ दे के ब्लैकमेल करने वाले इलॉजिकल चीज से बच जाते और दूसरा ऑडियंस स्टार्टिंग में ही रूहान की फैन बन जाती। उनके नजर में उसकी इज्जत होती कि बंदा मास्टर माइंड है और कुछ भी कर सकता है। और फिर ट्रेन से जाते वक्त जब उसके दोनों केस के बिहाइंड द सीन दिखाए जाते तो पहले तो ऑडियंस को सॉलिड झटका लगता क्योंकि वो लोग रूहान को आदित्य की तरह समझ रहे थे। लेकिन उसके साथ ही में एक ऑथेंटिक माहौल भी सेट हो जाता जो कि एक पिचकारी की वजह से पूरा खराब हो गया था। तो मैं और सिंपल करके बताऊं तो ऑडियंस कैसे यकीन करती कि इस पिंटू के घर वाले सिर्फ एक पिचकारी से मान गए कि उसके अंदर भूत था, या फिर इस साउथ इंडियन की घर वाली इसके लिए राजी हो गई कि वो अपनी नौकरानी के साथ भूत के नाम पे कुछ भी कर सकती है और वो भी सिर्फ एक गंगा जल वाली पिचकारी से। मतलब यार सीरियसली ऑडियंस उल्लू नहीं है। खैर मैंने जो प्लॉट बताया उसका फायदा हमें क्लाइमैक्स के सीन में होता जिसमें रूहान ने चालाकी से मंजुलिका और अंजुलिका को फंसाया था। अब वो दोनों सीन काफी कन्विंसिंग लगते क्योंकि हमें पहले से ही पता होता कि रूहान कितना शातिर है और कैसे वो ऑन द स्पॉट कुछ भी कर सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम पहले से ही जानते थे कि रूहान एक फट्टू आदमी है और जमी तो जमी ने तो मोहम्मद शमी कर देता है, यानी कि जब प्रॉब्लम आती है तो भाग जाता है। तो इसकी वजह से क्लाइमैक्स हमें हजम नहीं होता जहाँ पर मुसीबत से भागने की जगह रूहान उसका सामना करने की कोशिश करता है। अब आरो की उसने भागने की कोशिश की थी लेकिन फिर भी लास्ट में उसने बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाई जो कि उसका कैरेक्टर नहीं है।
वैसे तुम्हें याद होगा कि मलिका के पुनर्जन्म वाली डिटेल में मैंने बोला था कि मेकर्स ने सस्पेंस और शॉक वैल्यू क्रिएट करने के लिए मलिका और मंदिरा के कैरेक्टर्स का मिस यूज किया है, जिसकी वजह से हमें क्लाइमैक्स तक ये लगता है कि भूत इन दोनों में से ही कोई एक होगी, लेकिन लास्ट में हमारा काटा जाता है। और वैसे तो इस तरह से पब्लिक को भटकाने वाली कहानियां लिखना कोई गलत बात नहीं है, उल्टा ऐसे सस्पेंसफुल क्लाइमैक्स आपके मूवी को कहां से कहां ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जरूरी ये होता है कि आप सस्पेंस में मसाला डालने के चक्कर में अपनी स्टोरी से ना भटके, जो कि अजीज ने मलिका और मंदिरा के कैरेक्टर के साथ किया है। स्टोरी के बहुत से सीन में विद्या बालन या फिर माधुरी के बिहेवियर का कोई सेंस नहीं बनता, जैसे कि मलिका की एंट्री पे उसे इस तरह से दिखाना या फिर इन दोनों का एक दूसरे को इस तरह से देखना जैसे कि वो एक दूसरे को पहले से ही जानती है। और हाँ, यहाँ पर मैं मेंशन कर दूं कि इस गाने में या फिर इस सीन में उनके साथ राजकुमार की आत्मा नहीं होती तो इस चीज का कोई लॉजिक नहीं बनता। और ऐसे कई सारे सीन थे जो क्लाइमैक्स के साथ मैच नहीं करते। इसकी वजह से क्लाइमैक्स से जितना शॉक लगना चाहिए था उतना नहीं लगता, खास करके उन लोगों को जो इतने बड़े सस्पेंस के खुलने के बाद भी मूवी की बिखरी कड़ियां जोड़ के क्लाइमैक्स में लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स को या फिर डायरेक्टर को ये पहले ही सेट करके रखना चाहिए था, जो आगे जाके देवेंद्र नाथ ही मंजुलिका है इसका सेंस बना था। एग्जाम्पल के लिए फाइट क्लब मूवी में नरेटर और मारला के अजीब कन्वर्सेशन को लेकर हमारा कंफ्यूजन क्लाइमैक्स तक दूर नहीं होता। जब हमें पता चलता है कि टाइलर और नरेटर एक ही आदमी है, तब समझ में आता है कि क्यों मारला नरेटर से इतनी अजीब बातें कर रही थी। वैसे ही क्यों टाइलर ने फाइट क्लब के ऐसे अजीब से रूल बनाए थे और क्यों नरेटर ने अपना घर ब्लास्ट होने के बाद टाइलर को ही कॉल किया था। अब इसको डायरेक्टर अनीस बाज ने इन कैरेक्टर्स को थोड़ा ग्राउंडेड रखकर और प्लॉट्स में थोड़े से चेंजेस करके आसानी से अचीव कर सकते थे। जैसे कि मान लो कि मलिका और मंदिरा देवी की एंट्री मिस्टीरियस ना होके नॉर्मल होती और वो दोनों एक दूसरे से मिलती भी ऐसे कि जैसे एक दूसरे को पहले से ना जानती हो। हाँ, वो सब सीन वैसे ही रहते जो देवेंद्र नाथ ने उसे करवाए थे, क्योंकि ऑब्वियसली हमें क्लाइमैक्स को नहीं छेड़ना, तो हम बस उन्हीं सीन्स को चेंज करते जो आउट ऑफ स्टोरी जा रहे हैं। उसके बाद देवेंद्र नाथ ही असली खोस्ट है, उसके कुछ हिंट बीच बीच में छोड़े जाते जो कि उसके पास के बारे में हमें और बता के आसानी से किया जा सकता था। एग्जाम्पल के लिए मधुलिका देवी और देवेंद्र नाथ के रिश्ते के बारे में कि वो पति पत्नी होकर भी दो से कभी एक नहीं हुए हैं, जिससे हमें सबकॉन्शियसली उसकी मर्दानगी का अंदाजा रहता। लेकिन मूवी में सारा फोकस इन दोनों पे होता है और बचा खुचा रूबाबा और उसकी प्रेमिका पे। तो ऐसे में देवेंद्र नाथ पे कौन ध्यान देगा और उसकी बैक स्टोरी कौन बिल्ड करेगा? और जब ये सब होगा ही नहीं तो कैसे उससे लोग कनेक्ट करेंगे? अब देखो, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने बस एक व्यूअर के नजरिए से मूवी की स्टोरी की कमियां कैसे सुधारी जा सकती थी ये तुम्हारे सामने रखा। हो सकता है कहीं पर मैं गलत चला जाऊँ तो तुम मुझे कमेंट में करेक्ट कर सकते हो। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर तुम्हें हिडन डिटेल पसंद है तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरी हिडन डिटेल्स वाली प्लेलिस्ट चेक कर लेना। बाय बाय।